नमस्ते बच्चों, द हरीश एकेडमी में आपका स्वागत है। बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि हड़प्पा सभ्यता के बारे में हमने जाना था। उसमें जो नगरीय परियोजनाएं थी उनके बारे में देखा था, है ना, किस तरीके से उन्होंने बिल्कुल वेल मेंटेन अपना जो एरिया है, अपना क्षेत्र है, उसको अच्छे से बढ़िया बना रखा था नगर प्लानिंग के हिसाब से। अब हम देखेंगे माल प्राप्त करने संबंधी नीतियां, कि ये किस तरीके की नीतियों का यूज करते थे। ठीक है। जैसा कि स्पष्ट है कि शिल्प उत्पादन के लिए कई प्रकार के कच्चे माल का प्रयोग होता था, यानी कि अगर हम कोई भी शिल्प उत्पादन करते थे तो उसके लिए कच्चे माल का यूज होता था। हालांकि कुछ जैसे कि मिट्टी स्थानीय स्तर पर उपलब्ध थे, कुछ अन्य जैसे पत्थर, लकड़ी और धातु जलोढ़क मैदान से बाहर के क्षेत्रों से मंगाने पड़ते थे। बैलगाड़ियों के मिट्टी से बने खिलौने के प्रतिरूप संकेत करते हैं, यानी कि जो ये बैलगाड़ियों के मिट्टी से बनाते थे खिलौने, वो हमें क्या संकेत करते हैं, किस बारे में इशारा देते हैं कि यह सामान और लोग तथा लोगों के लिए स्थल मार्गों द्वारा परिवहन का एक महत्वपूर्ण साधन था। यानी कि यातायात या फिर आने जाने के लिए ये इनका यूज करते थे। संभवतः सिंधु तथा इनकी उपनदियों के बगल में बने नदी मार्गों और साथ ही तटीय मार्गों का भी प्रयोग किया जाता था। यानी कि तटीय भाग कौन से, जो समुद्र के किनारे वो होते हैं उन्हें हम बोलते हैं तटीय भाग, इनका प्रयोग किया जाता था। ठीक है। अब है उपमहाद्वीप तथा उसके आगे से आने वाला माल। हड़प्पावासी शिल्प उत्पादन हेतु माल प्राप्त करने के लिए कई तरीके अपनाते थे, जैसे कि नागेश्वर और बालाकोटा में, जहां शंख आसानी से उपलब्ध था। कहाँ था शंख आसानी से उपलब्ध? नागेश्वर और बालाकोट बस्तियां स्थापित थी। ऐसे ही कुछ अन्य पुरास्थल थे, जैसे कि सुदूर अफगानिस्तान में शोरतगुई, ये जगह का नाम है बच्चों। ठीक है। कौन सा? अफगानिस्तान के अंदर शोरतगुई, शोरतगई, जो अत्यंत कीमती माने जाने वाले नीले रंग के पत्थर लाजवर्द मणि के सबसे अच्छे स्रोत के निकट स्थित था। और लोथल, है ना, लोथल जो कार्निलियन, यानी कि गुजरात में भड़ौच, सेलकड़ी दक्षिणी राजस्थान और उत्तरी गुजरात से, और धातु राजस्थान से के निकट स्थित था। कच्चा माल प्राप्त करने के लिए एक अन्य नीति थी, यानी कि एक और भी इनके पास योजना थी कच्चा माल प्राप्त करने की। वो क्या थी कि राजस्थान के खेतड़ी अंचल, जो कि कहाँ किस चीज के लिए फेमस है? तांबे के लिए। और दक्षिणी भारत जो सोने के लिए फेमस है, जैसे क्षेत्रों में अभियान भेजना। इन अभियानों के माध्यम से स्थानीय समुदायों के साथ संपर्क स्थापित किया जाता था। इन इलाकों में यदा कदा मिलने वाली हड़प्पा पुरावस्तुएं जैसे ऐसे संपर्कों की संकेतक हैं। खेतड़ी क्षेत्र में मिले साक्ष्यों को पुरातत्वविदों ने गणेश्वर जोधपुरा संस्कृति का नाम दिया। इन्होंने देखो अपने ही वहां का, जैसे राजस्थान में जोधपुर एक जगह है ना, तो उस हिसाब से इन्होंने, क्योंकि राजस्थान का इलाका था इसलिए इन्होंने इसी तरीके का इसे नाम दिया, क्या? गणेश्वर जोधपुरा। इस संस्कृति के विशिष्ट मृदभांड हड़प्पाई मृदभांडों से अलग थे, तथा यह तांबे की वस्तु की असाधारण संपदा मिली थी। ऐसा संभव है कि इस क्षेत्र के निवासी हड़प्पा सभ्यता के लोगों को तांबा भेजते थे, यानी कि जो राजस्थान में जो जगह थी, यहाँ के जो निवासी थे वो कहाँ पर हड़प्पा सभ्यता के लोगों को तांबा भेजते थे। ठीक है। अब है सुदूर क्षेत्रों से संपर्क, यानी कि जो थोड़ा दूर थे, अब उनसे संपर्क कैसे साधा जाए इसके बारे में जानेंगे। ठीक है। ये देखो ओमान में मिला एक हड़प्पाई मर्तबान, ये हड़प्पाई मर्तबान है, जो कि कहाँ मिला? मर्तबान मतलब जिसमें हम कुछ सामान रख लेते हैं ना, मिट्टी के बने होते हैं जो, तो ये कहाँ से मिला है हमें? ओमान से। हाल ही में हुई पुरातात्विक खोजें इंगित करती हैं कि तांबा संभवतः अरब प्रायद्वीप के दक्षिण पूर्व छोर पर स्थित है, यानी कि जो दक्षिण में है और पूर्व में, यानी कि ये वाला हमने 4 डायरेक्शंस के बारे में पढ़ा हुआ है ना, तो दक्षिण पूर्व कौन सी हो गई? ये दक्षिण, और पूर्व में ये आ जाएगी यहाँ पे। ठीक है। प्रायद्वीप के दक्षिण पूर्व छोर पर स्थित ओमान से भी लाया जाता था। रासायनिक विश्लेषण दर्शाते हैं कि ओमान
ओमानी तांबे और हड़प्पाई पुरावस्तुएं दोनों में निकेल के अंश मिले हैं, जो दोनों के साझा उद्भव की ओर संकेत करते हैं। संपर्क के और भी संकेत मिलते हैं। एक विशिष्ट प्रकार का पात्र अर्थात एक बड़ा हड़प्पाई मर्तबान, ये जिसकी पिक्चर हमें दे रखी है, इसके ऊपर एक काली मिट्टी की एक मोटी परत चढ़ाई गई थी, ओमानी स्थलों से मिला है। ऐसी मोटी परतें तरल पदार्थों के रिसाव को रोक देती हैं। हमें नहीं पता कि इन पात्रों में क्या रखा जाता था, पर यह संभव है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग इनमें रखे सामान का ओमानी तांबे से विनिमय, विनिमय क्या होता है बच्चों, हम किसी देश से कोई सामान लेते हैं, बदले में उसे जो हमारे पास ज्यादा हो रहा हो उसे दे देना, तो ये हो गया विनिमय, यानी कि वस्तु के बदले किसी दूसरी वस्तु को दे देना, ये होता है हमारा विनिमय। ठीक है। तीसरी सहस्राब्दी ईसा पूर्व में दिनांकित मेसोपोटामिया के लेखों, मेसोपोटामिया भी एक जगह का नाम है। जब आप वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ते हो तो उसमें आपको मेसोपोटामिया की सभ्यता, है ना, हड़प्पा सभ्यता, बेबीलोनिया की सभ्यता, इन सभ्यताओं को आपको पढ़ना पड़ता है। ठीक है। मिस्र की सभ्यता। तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व में दिनांकित मेसोपोटामिया के लेखों में मगान, जो संभवतः ओमान के लिए प्रयुक्त नाम था, जो मगान नाम था वो किसके, ओमान के लिए प्रयुक्त नाम था, नामक क्षेत्र से तांबे के आगमन के संदर्भ मिलते हैं। यहाँ रोचक बात यह है कि मेसोपोटामिया के स्थलों से मिले तांबे में भी निकेल के अंश मिले, यानी कि तांबे, जो वहाँ का तांबा है उसमें कुछ कुछ ऐसे अंश मिले हैं, ऐसे पदार्थ मिले हैं जो निकेल को भी दर्शाते हैं। लंबी दूरी के संपर्कों की ओर संकेत करने वाली अन्य पुरातात्विक खोजों में हड़प्पाई मोहरे, बाट, पासे और मनके शामिल हैं। इस संदर्भ में यह भी देखना महत्वपूर्ण है कि मेसोपोटामिया के लेख दिलमुन, मगान तथा मेलुहा संभवतः हड़प्पाई क्षेत्र के लिए प्रयुक्त शब्द नामक क्षेत्र से संपर्क की जानकारी मिलती है। यह जो लेख है मेलुहा नाम का, ये देखो, ये यहाँ पे नाव के चित्र वाली मुहर है ना, यह लेख मेलुहा से प्राप्त निम्नलिखित उत्पादों का उल्लेख करता है, जैसे कि कार्निलियन, लाजवर्द मणि, ये सब क्या स्टोन्स हैं इनमें, है ना, जो कीमती पत्थर होते हैं वो, तांबा, सोना और विविध प्रकार की लकड़ियां। मेलुहा के विषय में एक मेसोपोटामियन मिथक यह बताता है कि, मिथक क्या होता है, मतलब कुछ कंफर्मेशन नहीं है उसके बारे में, है ना, कि है भी नहीं भी, या मिथ्य भी हो सकता है, शायद हो या शायद ना हो, इस तरीके का। यह बताता है कि तुम्हारा पक्षी हाजा पक्षी हो, उसकी आवाज राज प्रसाद में सुनाई दे। कई पुरातत्वविदों का मानना है कि हाजा पक्षी मोर था। क्या यह नाम उसे अपनी आवाज से मिला था? ऐसा संभव है कि ओमान और बहरीन या मेसोपोटामिया से संपर्क सामुद्रिक मार्ग से था, या सामुद्रिक मार्ग मतलब समुद्र के रास्ते से ये एक दूसरे के कंट्री में जाते थे, एक दूसरे के देश में ये जो एंटर करते थे वो समुद्री रास्तों से। मेसोपोटामिया के लेख मेलुहा को नाविकों का देश कहते हैं। इसके अतिरिक्त हम मोहरों पर जहाज और नावों के चित्रांकन पाते हैं। ये देखो, इस मोहर पे है ना ये नाव का चित्र, नाव के आकार का, यहाँ पर ये ऐसा लग रहा है किसी पक्षी का चित्र है ना। आगे है मोहरे, लिपि तथा बाट। तो मोहरे और मुद्रांकन का प्रयोग लंबी दूरी के संपर्कों को सुविधाजनक बनाने के लिए होता था। कल्पना कीजिए कि सामान से भरा एक थैला एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा गया, ठीक है, यानी कि एक भरा हुआ सामान है, पूरा थैला है एक सामान से भरा हुआ, और उसको क्या किया, एक जगह से दूसरे स्थान तक भेजा गया। उसका मुख रस्सी से बांधा गया, यानी कि इसको यहाँ से जो ये इसको रस्सी से इस तरीके से बांध दिया गया, और गांठ पर थोड़ी गीली मिट्टी जमा कर एक या अधिक मोहरों से दबाया गया। जब ये मोहरें लगाते हैं ना, इसको हम क्या, जो जैसे मिट्टी लगा दी गीली या कुछ भी लगा दिया, तो वो क्या हो गया, मोहर का एक तरह से वो निशान हो जाता है कि भाई ये मोहर लग गई है, जिससे मिट्टी पर मोहरों की छाप पड़ गई। यदि इस थैले के अपने गंतव्य स्थान तक पर पहुंचने तक मुद्रांकन अक्षुण्ण रहा तो, अक्षुण्ण मतलब सही रहा तो, इसका अर्थ है कि थैले के साथ किसी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं की गई। मुद्रांकन से प्रेषक की पहचान का भी पता चलता है। एक रहस्यमयी लिपि, सामान्यतः हड़प्पाई मोहरों पर एक अंकित में कुछ लिखा है जो संभवतः मालिक के नाम व पदवी को दर्शाता है।
विद्वानों ने सुझाव भी दिया कि इन पर बना चित्र अनपढ़ लोगों को सांकेतिक रूप से इसका अर्थ बताता था। अधिकांश अभिलेख संक्षिप्त हैं। संक्षिप्त मतलब बहुत कुछ तो समझ में ही नहीं आते इनकी लिपि, जो हड़प्पाई लिपि थी, है ना, और कुछ बहुत संक्षिप्त में है, यानी कि बहुत थोड़े हैं। सबसे लंबे अभिलेख में लगभग 26 चिन्ह हैं। हालांकि यह लिपि आज तक पढ़ी नहीं जा सकी है, पर निश्चित रूप से यह वर्णमाला, जहां प्रत्येक चिन्ह एक स्वर अथवा व्यंजन को दर्शाता है, नहीं थी, क्योंकि इसमें चिन्हों की संख्या कहीं अधिक है, लगभग 375 से 400 के बीच। ऐसा प्रतीत होता है कि यह लिपि दाईं से बाईं की ओर लिखी जाती थी, क्योंकि कुछ मोहरों पर दाईं ओर चौड़ा अंतराल है और बाईं ओर यह संकुचित है, जिससे लगता है कि उत्कीर्णक के दाईं ओर से लिखना आरंभ किया और बाद में बाईं ओर स्थान का पकड़ कर दिया गया। अब हम विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को देखते हैं जिन पर लिखावट मिली है। मोहरें, तांबे के औजार, मर्तबानों के अवंट, तांबे और मिट्टी की लघु पट्टिकाएं, आभूषण, अस्थि छड़ें और यहाँ तक कि एक प्राचीन सूचना पट, नोटिस बोर्ड बोलते हैं जिसे। याद रखिए, हो सकता है कि नष्ट प्राय वस्तुओं पर भी लिखा जाता हो। क्या इसका यह अर्थ लगाया जा सकता है कि साक्षरता व्यापक थी? साक्षरता व्यापक मतलब क्या हम इन चीजों से जान सकते हैं कि क्या क्या चीजें उस टाइम पे थी, क्या क्या नहीं थी? अब है बाट। बाट क्या होते थे? विभिन्न बाटों की, विनिमय बाटों की एक सूक्ष्म या परिशुद्ध प्रणाली द्वारा नियंत्रित थे। ये बाट सामान्यतः चल्ट नामक पत्थर से, जो ये बाट बनाए जाते थे, बच्चों ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है एग्जाम में, कि जो बाट हैं वो कौन से पत्थर से बनाए जाते थे? तो आप क्या बताओगे कि वो चल्ट नाम के पत्थर से बनाए जाते थे। ठीक है। आमतौर पर ये किसी भी प्रकार तरह के निशान से रहित घनाकार होते थे। इन बांटों के निचले मानदंड द्विधारी 1, 2, 4, 8, 16, 32, 200, 320, 640 थे, जबकि ऊपरी मानदंड दशमलव प्रणाली का अनुसरण करते थे। छोटे बाटों का प्रयोग संभवतः आभूषणों और मनकों को तौलने के लिए किया जाता था। धातु से बने तराजू के पलड़े भी मिले हैं। इसके बाद आता है हमारा प्राचीन सत्ता कैसी थी? कैसे रोज राजा अपना कानून चलाते थे, या फिर सब मिलजुल कर करते थे, या फिर कोई जैसे सरपंच होता है इस टाइप से कुछ था? क्या था, हम इसके बारे में जानेंगे। तो हड़प्पाई समाज में जटिल फैसले लेने और उन्हें कार्यान्वित करने के संकेत मिलते हैं। उदाहरण के लिए हड़प्पाई पुरावस्तुओं में, यानी कि जो पुरानी वस्तुएं थी हड़प्पा के टाइम की, में असाधारण एक रूपता को ही लें, जैसा कि मृद भांडों, मोहर, बाटों और ईंटों से स्पष्ट है। महत्वपूर्ण बात यह है कि ईंटें, जिनका उत्पादन स्पष्ट रूप से किसी एक केंद्र पर नहीं होता था, जम्मू से गुजरात तक पूरे क्षेत्र में समान अनुपात की थी। हमने देखा कि अलग अलग कारणों से बस्तियां विशेष स्थानों पर आवश्यकता अनुसार स्थापित की गई थी। इसके अतिरिक्त ईंटें बनाने, विशाल दीवारों और चबूतरों के निर्माण के लिए श्रम संगठित किया गया था। इन सभी क्रियाकलापों को कौन संगठित करता था? ठीक है। अब है प्रसादा या शासक। ठीक है। सत्ता के केंद्र तथा सत्ताधारी लोगों के विषय में पुरातात्विक विवरण हमें कोई त्वरित उत्तर यानी कि एक कोई तार्किक उत्तर, कोई बिल्कुल लॉजिकल कोई हमें आंसर नहीं मिलता है। पुरातत्वविदों ने मोहनजोदड़ो में मिले एक विशाल भवन को एक प्रसादा की संज्ञा दी, परंतु इससे संबंध कोई भव्य वस्तुएं नहीं मिली कि भाई बहुत ज्यादा महंगी या कोई बहुत ज्यादा अद्भुत चीज मिली हो, ऐसा नहीं है कुछ भी। एक पत्थर की मूर्ति को पुरोहित राजा की संज्ञा दी गई थी। ये है ना, जो शॉल ओढ़े हुए हैं, ये पश्मीना शॉल की तरह लग रहा है, तो ये कौन? एक पुरोहित राजा है, और यह नाम आज भी प्रचलित है। ऐसा इसलिए है क्योंकि पुरातत्वविद मेसोपोटामिया के इतिहास और वहां के पुरोहित राजाओं से परिचित थे, और यही समानताएं उन्होंने सिंधु क्षेत्र में भी ढूंढी। लेकिन जैसा कि हम देखेंगे पृष्ठ 23 पर, कि हड़प्पा सभ्यता की अनुष्ठानिक प्रथाएं अभी तक ठीक प्रकार से समझी नहीं जा सकी, और ना ही यह जानने के साधन उपलब्ध हैं कि क्या जो लोग इन अनुष्ठानों का निष्पादन करते थे उन्हीं के पास राजनीतिक सत्ता होती थी। कुछ पुरातत्वविद इस मत के हैं कि हड़प्पाई समाज में शासक नहीं थे तथा सभी की सामाजिक स्थिति समान थी। दूसरे पुरातत्वविद यह मानते हैं कि यहाँ कोई एक नहीं बल्कि कई शासक थे, जैसे कि मोहनजोदड़ो, हड़प्पा आदि के अपने अपने अलग राजा होते थे, और यह तर्क देते हैं कि यह एक ही राज्य है था, जैसा कि पुरावस्तुओं में समानताओं, नियोजित बस्तियों के साक्ष्यों, ईंटों के आकार में निश्चित अनुपात तथा बस्तियों के कच्चे
माल के स्रोतों के समीप संस्थापित होने से स्पष्ट है। ऐसा लगता है कि हड़प्पा वासियों ने एक प्रकार की लोकतांत्रिक प्रणाली को अपनाया था, क्योंकि उस समय में कुछ भवनों और सुविधाओं को लोगों के लिए और लोगों के द्वारा बनाया गया था, यानी कि लोगों के द्वारा ही तो बनाया गया था और लोगों के लिए बनाया गया था। ठीक है, तो बच्चों आज के लिए हम करेंगे इतना ही, है ना। कल हम पढ़ेंगे कि इस सभ्यता का अंत कैसे हुआ था, कैसे ये जो सभ्यता हड़प्पा सभ्यता ये खत्म होती प्रतीत होती थी। ठीक है, इनके बारे में हम कल अच्छे से इसको पढ़ेंगे। ओके, तब तक के लिए नमस्ते, आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।